सो व्हाट इज एन एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट? ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो एक्सटर्नल एंगेजमेंट, अब ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब ही होता है एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सटर्नल क्यों? वाई डू वी कॉल इट एक्सटर्नल, वाई नॉट इंटरनल? ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे ऑडिटर क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? वी आर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर ना, जो एक इंडिपेंडेंट जजमेंट दे, एक अनबायस्ड ओपिनियन दे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो क्या करेगा, अनबायस्ड तरीके से क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा और अनबायस्ड तरीके से फिर क्या करेगा, अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा और बताएगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ठीक है, इसके अलावा एक ISA 200 भी स्पेसिफिकली it requires that an auditor should be an independent auditor. इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स ऑल्सो रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो एक तो है कि यूजर्स को अपने पर्सनल रीजंस के कारण भी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की जरूरत है जो एक अनबायस्ड ओपिनियन दे, जो कंपनी की तरफ से भी ओपिनियन ना दे, ऐसा भी ना करे कि यूजर्स के तरफ से, मतलब यूजर्स को जो सुनना है वो ही सुनाए, जो सच है वो बताओ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा वाला एक पर्सन चाहिए, राइट? तो पहला तो रिक्वायरमेंट है, पहला तो हमारा सेल्फिश पर्पस है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड वांट समबडी हु इज गिविंग एन अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिवली गिविंग एन ओपिनियन, राइट? दूसरा रीजन क्या है, ISA 200 स्पेसिफिकली मेंशन, देखो ISA 200 का नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यहाँ पे वर्ड इंडिपेंडेंट यूज हुआ है, मतलब ही क्या, एक ऐसा ऑडिटर जो जिसका कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसका और इनफैक्ट ना कंपनी से कोई लेना देना है ना शेयर होल्डर से कोई लेना देना है ना। एंटायरली क्या होता है, ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, इसका किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर एज पर ISA 200। दूसरा, एज पर एथिकल कोड्स, है ना, प्रोफेशनल एथिकल कोड्स होते हैं जिसके रिक्वायरमेंट भी एक, जिसमें भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है दैट द ऑडिटर शुड बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ही शुड नॉट एक्ट बायस्ड टुवर्ड्स द कंपनी, है ना, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, अनबायस होके काम करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज वाई एन अश्योरेंस एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ISA 200 स्पेसिफिकली मेंशंस दैट ऑडिटर शुड बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एंड अगर वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है तो ऑब्वियसली दैट मीन्स ही कैन नॉट बी समबडी विद इन द कंपनी, ही हैज टू बी एन एक्सटर्नल पार्टी, समबडी आउटसाइड द कंपनी, राइट? कोई आउटसाइड द कंपनी, कोई आउटसाइडर होना चाहिए हु कैन एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। ठीक है, और ये कैसे होता है, दिस इज अचीव बाय ऑडिटर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एंड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर suitable criteria और नॉट। और suitable criteria क्या था, मैंने बोला था ऑडिट के लिए, विच इज द suitable criteria, the financial reporting framework is what a appropriate criteria for audit of financial statement। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? दिस इज अचीव्ड, the external audit engagement is done because ISA 200 requires auditor to be independent and enhance the degree of confidence of the intended users of financial statement. And how is it achieved? It is achieved when the auditor gives true and fair view that financial statements are prepared in all material respect as per financial reporting framework. Clear? नेक्स्ट देखो, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड। देखो इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू इतने बार आ गया, आप में से किसी के माइंड में आया कि ट्रू एंड फेयर ही क्यों, ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं? ट्रू एंड फेयर ही क्यों, ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं? ट्रू का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो फैक्चुअली करेक्ट हो, राइट? फैक्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो फैक्चुअली करेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं, राइट? जो ये सारी इंफॉर्मेशन है, वेदर दे आर फैक्चुअली करेक्ट और नॉट, सब कुछ है ना, वेदर इट इज इन कन्फर्मेशन विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये सब कुछ है तो इट इज गिविंग ट्रू व्यू, राइट? फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब होता है कि आप क्या करोगे, इम्पार्शियल होकर डिसीजन लोगे, क्लियर डिसीजन लोगे, है ना, फेयर डिसीजन लोगे, है ना, इम्पार्शियल बेसिकली फेयर होकर डिसीजन लोगे,
बायस नहीं रहोगे किसी की तरफ। इसलिए ऑडिटर क्या करता है, ट्रू व्यू देता है दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिविंग मतलब वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और नॉट, और फेयर व्यू देता है, मतलब अनबायस्ड होके ओपिनियन देता है। समझ में, फेयर एंड ट्रू व्यू, समझा। एंड दिस वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, आपको ये वर्ड्स लिखने ही पड़ेंगे ऑडिट में। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ ऑडिट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर। इसलिए तो मैं इतना एम्फोसाइज करती हूँ ना उस चीज़ पे, इसलिए तो मैं उसको छोड़ नहीं रही ना इतना आसानी से, बस एक बार रीड करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर रही हूँ, राइट। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर एज पर ISA 200? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? देखो इसकी एक मेमोरी टेक्निक बताती हूँ मैं आपको। REO REO। R stands for what? Reporting. E stands for what? Expressing. And O stands for what? Obtaining. तो R stands for reporting on financial statements. Communicate करना users of financial statement को that whether financial statement has been prepared in all material respect as per financial reporting framework or not, and whether the financial statement is giving true and fair view or not. Right? तो पहला क्या है, रिपोर्ट करना। दूसरा क्या है, एक्सप्रेस करना, अपना ओपिनियन बताना कि भाई ऑडिटर के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बने कि नहीं। एंड ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑब्टेन करना। ऑब्टेन क्या? एविडेंसेस। क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है तब तक आप कोई ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर सकते। सो इफ यू वांट टू फॉर्म एन ओपिनियन, इफ यू वांट टू गिव एन ओपिनियन, यू नीड टू हैव सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। एम आई क्लियर? ठीक है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर? REO, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट, E स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस, O स्टैंड्स फॉर ऑब्टेन। ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई डू यू थिंक दैट देयर वाज अ नीड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर? देखो वो तो है, यूजर्स को सही डिसीजन जानना है, सब कुछ करना है, और यूजर्स को पता करना है कंपनी में जो सब कुछ हो रहा है वो सही है कि नहीं, राइट। पर वो काम आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को ही अपॉइंट करके करवाओगे। एक्सटर्नल ऑडिट मैंडेटरीली करवाना, आपको बताया ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट इज अ काइंड ऑफ मैंडेटरी ऑडिट फॉर एटलीस्ट फॉर लिस्टेड कंपनी। स्मॉल कंपनीज हमारे इंडिया में एग्जाम्प्ट है, पर एज पर द ACCA स्टैंडर्ड्स, अगर हम ACCA की बात करें तो ऑडिट कुछ कंपनी को स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट कर रखा है, क्योंकि ACCA जो करता है ना, दिस आर बेसिकली जस्ट गाइडलाइंस। ठीक है, दिस आर गाइडलाइंस। ये कोई मैंडेटरी ऐसे नहीं है कि मैंडेटरी होना ही चाहिए। जो ISAs भी हम आगे चल के रिवाइज करने वाले, वो सब कुछ भी क्या है, मैंडेटरी नहीं है, वो सब कुछ क्या है, गाइडलाइंस है। दिस आर ऑल बेसिकली गाइडलाइंस that has been prepared so that the other countries also follow and there is an harmonization of all the policies. So सब countries में एक ही तरीके के standards अगर follow होंगे, सब कंपनी में, सब countries में अगर एक ही तरीके से audit किया जाएगा तो obviously globally हम लोग क्या कर सकेंगे, accept कर पाएंगे हर चीज़ को। इसलिए हम क्या करते हैं, ये principles को follow करते हुए, मतलब ये जो guidelines ACCA की तरफ से, professional bodies की तरफ से issue की गई है, उन सबको हम follow करते हुए क्या करेंगे, audit करेंगे। पर ऑडिट करना, एक्सटर्नल ऑडिट करना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ हो जाती है, स्पेशली फॉर लिस्टेड कंपनीज। बट व्हाई इज इट मैंडेटरी? व्हाई ओनली एक्सटर्नल ऑडिट इज मैंडेटरी? क्यों हम किसी अंदर के आदमी से काम नहीं करवा सकते? देखो, कंपनी किसकी है? हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स है, पर ये चीज़ हमें भी पता है कि कंपनी को मैनेज करने का काम शेयर होल्डर्स खुद जाके कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? ये शेयर होल्डर्स अपने बिहाफ में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अपने बिहाफ में क्या करते हैं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। फिर ये डायरेक्टर्स ये बन जाते हैं करता धरता, मतलब these directors will be handling and managing the company as a whole। अब ये डायरेक्टर्स जब सब कुछ देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खुद बना रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट भी इनके हाथों में है, तो हो सकता है शायद डायरेक्टर्स के पास कुछ तो मोटिव आ जाए और वो कंपनी में सब कुछ सही से ना करे, मतलब फॉर देयर पर्सनल गेन ऑब्वियसली, है ना। तो कंपनी तो ओनर्स की है, मैनेज डायरेक्टर्स कर रहे हैं, पर डायरेक्टर्स सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं? डायरेक्टर्स ऑल्सो हैव देयर पर्सनल मोटिव। हो सकता है अपने पर्सनल इंसेंटिव्स के कारण कंपनी में कुछ फ्रॉड करे, हो सकता है अपने पर्सनल इंसेंटिव्स के लिए कंपनी में कुछ दे आर नॉट वर्किंग एथिकली फॉर देयर ओन इंसेंटिव्स, फॉर देयर ओन पर्सनल मोटिव्स, राइट। तो मैनेजर अगर कोई और है और ओनर अगर कोई और है,
तो मैनेजमेंट का ऑडिट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाते हैं मैनेजमेंट का, मतलब मैनेजमेंट का यहाँ पे नहीं, ऑब्वियसली हम किसका रिव्यू कराते हैं, मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बिकॉज ऑब्वियसली ओनर्स ऑल्सो केयर अबाउट मनी ओनली। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर की ज़रूरत है, जो ना तो ओनर की तरफ से काम कर रहा है, जो ना तो ओनर का सगा है ना तो मैनेजमेंट का सकता है, एक ये एक्सटर्नल ही पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है हु इज एंश्योरिंग कि भाई यहाँ पे मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो सही है कि नहीं, उसके लिए हमें देयर इज अ नीड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, देखो इसकी एक मेमोरी टेक्निक है, हायर्ड। हायर्ड मतलब क्या, एच स्टैंड्स फॉर हायर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जब ऑडिट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, हायर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो। आप बहुत डिटेल टेस्टिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेंगी, हायर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेंगी एज कम्पेयर टू रिव्यू एंगेजमेंट, या एज कम्पेयर टू अगर कोई इंटरनल ऑडिटर खुद चेक कर रहा है तो। ठीक है, कोई एक्सटर्नल चेक करेगा तो हायर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रहेंगी, इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी होगी, है ना, इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी होगी, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होगा, करेक्ट, दैट इज अनदर बेनिफिट। R stands for reduces the risk, reduces the risk of what, मैनेजमेंट फ्रॉड एंड बायस ना, मैनेजमेंट से हमें क्या डर है कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है शायद, तो उसका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट को भी ये चीज़ पता है कि कोई तो तीसरा इंसान है जो हम पे नज़र रख रहा है, राइट। तो reduces the risk of management bias and fraud, enhances the credibility of financial statements, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, मतलब बेसिकली क्रेडिबिलिटी बढ़ती है मतलब क्या, जब भी आप, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो, अगर आप चेक कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अगर आपको कुछ गलत मिलता है ना वहाँ पे, तो आप जनरली क्या करते हो, मैनेजमेंट को जाके बोलते हो कि हमें ये चीज़ गलत लग रही है, मैनेजमेंट जनरली उसको करेक्ट कर देती है। अगर करेक्ट नहीं करती है तो फिर आप डिसाइड करते हो आपको ऑडिट रिपोर्ट में वो चीज़ मेंशन करनी है कि नहीं, पर जनरली यू कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट मेक्स द नेसेसरी चेंजेस इफ नीडेड। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ थर्ड पार्टी ने एक बार क्रॉस चेक की है तो उसके कारण भी क्या हो जाती है, क्रेडिबिलिटी एनहांस हो जाती है। मतलब अगर कोई टैक्स अथॉरिटी है फॉर एग्जांपल, इंटेंडेड यूजर्स है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उस पर अब ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियसली, राइट। एंड लास्ट इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बी हाईलाइटेड। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कुछ डेफिशिएंसीज थी, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कुछ मतलब ऐसा था कि कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहे, कंट्रोल्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे फ्रॉड, तो ये ऑडिट करने के टाइम पे हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं। बताया था ना मैंने, थरो ऑडिट प्रोसीजर्स भी फॉलो, वी डू द टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वी डू द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स टेस्ट करते हैं और कंट्रोल्स टेस्ट करने के टाइम पे हो सकता है हमें कुछ डेफिशिएंसीज पता चल जाए, और फिर जब डेफिशिएंसीज पता चल जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं मैनेजमेंट को, राइट। तो डेफिशिएंसीज भी पता चल सकती है। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, क्या, हायर्ड, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन गैप। अब एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब क्या होता है, देखो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। अब ये जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ऑडिटर को क्या सोच के अपॉइंट करते हैं कि भाई ऑडिटर तो हमारे लिए सब कुछ चेक करेगा, सारी इंफॉर्मेशन, सारे फ्रॉड पकड़ लेगा। मेरे को तो लगता है ऑडिटर खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगा। ये होती है ऑडिटर्स, ये होती है यूजर्स की क्या एक्सपेक्टेशन। क्या होती है यूजर्स की एक्सपेक्टेशन, कि सारे ट्रांजैक्शंस चेक होंगे, है ना, ऑल ट्रांजैक्शंस विल बी टेस्टेड। उसके अलावा ऑल द फ्रॉड्स, जो भी फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, कई छोटा से छोटा फ्रॉड, बड़े से बड़ा फ्रॉड ऑडिटर पकड़ लेगा। ठीक है, तीसरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भाई ऑडिटर खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे देगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है बाबू, एक्सपेक्टेशंस में और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, वेक अप टू द रियलिटी। रियलिटी में हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना। रियलिटी में ऑडिटर, आप इमेजिन यू आर एन ऑडिटर ऑफ अ जाइंट कंपनी, बहुत जाइंट कंपनी, उसका आप ऑडिट कर रहे हो। आपको लगता है आप सब जितना एक एक छोटे से छोटा बिल चेक कर लोगे, कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे भाई। आप क्या करोगे, सैम्पलिंग बेसिस पे टेस्टिंग करोगे ना, बड़े बड़े बिल्स टेस्ट करोगे, कोई हायर अमाउंट के बिल रैंडम टेस्टिंग करोगे, हो सकता है रैंडम टेस्टिंग करो, रैंडम सैम्पलिंग कर लो, पर सब कुछ सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो क्या कभी?
कर ही नहीं सकते। सारे ट्रांजैक्शन तो हम कभी चेक कर ही नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, कभी भी हम लोग गारंटी दे सकते हैं क्या कि सब कुछ सही है। हमने क्या बोला था, ऑडिटर क्या कहता है, रीजनेबल एश्योरेंस। आपकी फ्रेंड अगर आपको पता करना है कि सामने वाला लड़का सही है कि नहीं, वो आपको गारंटी देती है क्या, नहीं देती। वो क्या करती है, आपको रीजनेबल एश्योरेंस देती है। रीजनेबल एश्योरेंस इज, वो बोलती है कि भाई जितना मैं इस लड़के को जानती हूँ, जितना मैंने इसके बारे में सुना है, पता किया है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये बंदा सही ही है तेरे लिए। पर गारंटी दे सकती है ये जन्म जन्म तक, 7 जन्मों तक तेरा साथ निभाएगा, दे सकता है क्या कोई किसी की गारंटी, नहीं दे सकता। फिर ऑडिटर कैसे दे देगा यार, ऑडिटर भी क्या देगा ज्यादातर, रीजनेबल एश्योरेंस देगा। रीजनेबल एश्योरेंस देगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है या नहीं है, जितना उसने टेस्ट किया है उसके बेसिस पे। अब जब सब कुछ चेक ही नहीं हो रहा तो सब कुछ सही है ये बोलने का कहाँ से कोई लॉजिक है क्या। अगर तुम सब कुछ चेक करोगे तब तुम बोलोगे कि सब कुछ सही है। यहाँ पे तो तुम चेकिंग ही सैंपल बेसिस पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज करेक्ट ये बोल सकते हो क्या, नहीं। सारे फ्रॉड पकड़ सकते हो क्या, नहीं, राइट। आप क्या देते हो यहाँ पे, रीजनेबल एश्योरेंस देते हो। तीसरा एक्सपेक्टेशन गैप क्या हो जाता है कि देखो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत कॉमन गलती करते हैं हम लोग एज ए स्टूडेंट भी। हमें लगता है ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है क्या कभी, नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है, मैनेजमेंट। उसको वेरीफाई करने का काम करता है ऑडिटर। याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम कभी भी इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम कभी भी ऑडिटर नहीं करता है। ऑडिटर क्या करता है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है। मतलब यहाँ पे ऑडिटर क्या दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है ना। ऑडिटर का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, गैदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, एंड लास्ट में क्या था, रिपोर्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। तीन ही ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर के, तो ये तीन ही काम करेगा ऑडिटर। बनाने का काम मैनेजमेंट का है, बना सही से है कि नहीं ये चेक करने का काम किसका है, ऑडिटर का है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन गैप आ जाती है। और ये एक्सपेक्टेशन गैप्स क्यों आती है, दीज आर बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब देखो बेनिफिट ऑफ ऑडिट क्या था, हायर्ड, तो लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है, टायर्ड। देखो व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, टायर्ड नेचर। टायर्ड नेचर, टायर्ड नेचर मतलब क्या, टी स्टैंड्स फॉर टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टी स्टैंड्स फॉर टाइमलीनेस मतलब क्या, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या, देखो कभी कभी हो सकता है टाइम कंस्ट्रेंट के कारण सारे ट्रांजैक्शन चेक करना इम्पॉसिबल है, वैसे भी वो इम्पॉसिबल है, और आप बिकॉज देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट ना। हालांकि एक चीज याद रखना, टाइम एंड कॉस्ट कैन नेवर बी जस्टिफाइबल रीजन टू सेटल फॉर लेस देन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। आप कभी ये बहाना नहीं दे सकते टाइम कम था इसलिए मैंने कम एविडेंसेस ले लिए, पर टाइम कम था इसलिए आप सारे ट्रांजैक्शंस चेक नहीं कर सकते। एविडेंसेस लेने के और भी तरीके, आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा लो, 2-3 तरीके से आप एविडेंसेस फाइंड आउट कर सकते हो, पर टाइम के कारण आप सब कुछ नहीं चेक कर सकते ना, सब कुछ नहीं चेक कर सकते। आपको सब कुछ चेक करने के लिए अगर आप इमेजिन करो, आप कोई बड़ी कंपनी है, रिलायंस टाइप की कंपनी है, या फिर कोई ऐसी बड़ी सी कंपनी का आप ऑडिट करो, आप सब कुछ टेस्ट करने जाओगे तो फिर आप रिपोर्ट कब दोगे, ओपिनियन कब दोगे, और फिर यूजर्स इन्वेस्ट कब करेंगे, फिर तो हो गया ऑडिट। तो सब कुछ चेक नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम रहता है। दूसरा आई इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या, इंटरनल कंट्रोल के खुद के भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हो सकते हैं ना। इंटरनल कंट्रोल जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ना स्टॉक काउंट करने के लिए, आप स्टॉक काउंट करने के लिए कंपनी ने 3 कंट्रोल्स लगा रखे। 3 कंट्रोल्स कैसे, सबसे पहले तो जो ट्रक आएंगी उसका मतलब वेदर व्हेन द ट्रक विल एंटर द प्रीमाइसेस, तो सबसे पहले एक जन रहेगा गेट कीपर जो चेक करेगा कि ट्रक के गुड्स कितने हैं, ठीक है, मतलब एज पर द रिपोर्ट्स जो उसके पास स्टॉक काउंट है उसमें क्रॉस चेक करेगा कि ठीक है 20 गुड्स है। फिर जैसे ही ट्रक वेयर हाउस में उतरेगी, जब वेयर हाउस में से वो ट्रक से सारे गुड्स अनलोड होंगे तो अनलोडिंग के टाइम पे एक जन काउंट करेगा। और तीसरा, जब वो स्टॉक काउंट करने के लिए वहां पे एक जन को मेंटेन किया जाएगा जो एक जिसका काम ही है स्टॉक काउंट करना। 3 कंट्रोल्स लगाए। अब मैनेजमेंट ने तो 3 कंट्रोल्स लगा दिए भाई, अच्छा काम किया, ठीक है, कि इन्वेंट्री काउंट परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 3 बंदों को हायर किया। पहला गेट कीपर जो गेट पे काउंट चेक कर रहा है, दूसरा जब अनलोडिंग हो रही है तब काउंट हो रहा है, और तीसरा जब अनलोड हो चुका है तब एक जन रखा है जो स्टॉक काउंट करेगा। पर अगर ये 3 लोगों का आपस में ही मेल झोल है,
अगर ये तीन लोग आपस में ही कोल्यूजन में हैं, हाँ, तीनों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया एक काम करते हैं, हम लोग सच बताएंगे ही नहीं, हम लोग झूठी बताएं। अब हम तीन ही है ना, हम तीनों भाई भाई मिलके इनको रियल रिपोर्ट्स देंगे ही नहीं। इनको हमेशा लगते रहेगा कि तीन लोग हैं, कोई एक तो सच बोलेगा, हम तीनों ही सच नहीं बोलेंगे। कंट्रोल के अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं बेटा, कंट्रोल्स अपने आप में इनहेरेंट लिमिटेशंस ले सकते हैं ना थोड़े बहुत। कंट्रोल्स के खुद की लिमिटेशंस हैं, आप इसको आप कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे, है ना। इसको आप करने को जब तक आपको समझ में आएगा तब तक कांड हो चुका होगा शायद, राइट। तो एक होता है क्या कि इंटरनल कंट्रोल्स के अपने खुद के भी इनहेरेंट लिमिटेशंस हो सकते हैं। तो टी स्टैंड्स फॉर टायर्ड, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशंस, आर स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की तरफ से आपको कुछ रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, मैनेजमेंट की तरफ से आपको कुछ एविडेंसेस आए, वो एविडेंसेस पे आप भरोसा करना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि हो सकता है वो अपने आप में थोड़े बहुत, मतलब ऑडिटर का काम है कि वो ऑडिट के जो भी एविडेंसेस है उसको वेरीफाई करे, एविडेंसेस को वेरीफाई करे, पर एविडेंसेस की ऑथेंटिसिटी चेक करना। इनवॉइस फेक इनवॉइस है, पर दिखने में अगर वो रियल दिख रहा है तो ऑडिटर उस पर भरोसा कर सकता है यार, क्योंकि ऑडिटर ऑथेंटिसिटी कैसे क्रॉस चेक करेगा, राइट। तो वो एक वो चीज़ होती है क्या कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, एविडेंसेस इज ऑफन परसुएसिव एंड नॉट कंक्लूसिव, ठीक है। कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं होते, परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस होते हैं, वो एक लिमिटेशन होती है। उसके अलावा यहाँ पे हम सारे ट्रांजैक्शन टेस्ट नहीं कर रहे, सैम्पल बेसिस पे टेस्ट कर रहे हैं। सो वी डू नॉट टेस्ट all the transactions, we test only on sample basis. Next है nature of financial reporting. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तो वहाँ पे मैनेजमेंट की जजमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मैनेजमेंट की जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मतलब क्या, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटर है नहीं दे रहा पैसे, मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये 1 ही साल हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं देगा, ये हमें पता है नहीं देगा, इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में डाल दो। अब ये मैनेजमेंट का जजमेंट है, मैनेजमेंट आपको वाके बोलेगा कि हमें लग रहा है कि नहीं देगा, हमारा जजमेंट तो यही बोलता है, हमारा एस्टिमेट तो यही है। और कुछ चीज़ें ना मैनेजमेंट एस्टिमेट्स अलाउड भी है कुछ जगहों पे, ओके। सर्टेन थिंग्स आर मतलब कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट जजमेंट, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हो आपने किस बेसिस पे ये एस्टिमेट लगाया, उसको आप क्रॉस चेक करोगे। पर ये बोलना कि नहीं हमें अजम्पशन सही ही नहीं लग रहा, हमें ये एस्टिमेट मंजूर ही नहीं है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते ना। वो मैनेजमेंट एस्टिमेट होता है, आप उनके बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स को क्रॉस चेक करोगे। पर आप इसे कभी भी ये नहीं बोल सकते ना कि सारे जजमेंट्स ही गलत है। वो मैनेजमेंट बोलेंगे हमें हमारा धंधा ज़्यादा पता है ना भाई, आपको ज़्यादा तो नहीं पता है ना, हमें पता है कौन सा डेटर कितने टाइम में पैसे लौटाता है, अभी तक नहीं लौटाया तो नहीं लौटाएगा। समझ में आया। सो कुछ मैनेजमेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए भी एक नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम बोल सकते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। एंड लास्ट में नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या हो सकता है कि आपने कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाया, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज़ किया, आपने कुछ अलग ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश की और आपके पास इंफॉर्मेशन आई भी, पर वो इंफॉर्मेशन रिलायबल आपके ओपिनियन में थी, आपके प्रोफेशनल जजमेंट में एज एन ऑडिटर यू थॉट कि इन पे रिलाई किया जा सकता है, बट इनफैक्ट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन मे हैव बीन फॉल्सिफाइड, मे हैव बीन फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट था, है ना, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं था। पर आपको वो चीज़ कैसे समझेंगे ना, एज एन ऑडिटर आपका काम ये तो नहीं है कि आप सारे पेपर्स की ऑथेंटिसिटी चेक करो, तो इसलिए वो भी एक लिमिटेशन हो जाता है। क्या तो बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट क्या था, हायर्ड, और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या हो गया, टायर्ड। याद रहेगा। नेक्स्ट, इन सारे रीजन के कारण ऑडिटर क्या करता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है और कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता। नेक्स्ट है रिव्यू एंगेजमेंट। मैंने बताया था रिव्यू एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप क्या देते हो, थोड़ा आप मतलब एक ऑडिट रिपोर्ट के कंपैरिजन में यू गिव लिटिल लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। यहाँ पे आप रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देते हो। कॉस्ट भी इसकी स्लाइटली कम होती है एज कम्पेयर टू ऑडिट, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थरो प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करते। एनालिटिकल प्रोसीजर्स और इंक्वायरीज होती है ज़्यादातर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह हम लोग परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम लोग परफॉर्म नहीं करते। उसके अलावा लिमिटेड एश्योरेंस देते हो, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है, आपको ये कंक्लूड करना होता है बेसिकली कि
आप रिव्यू एंगेजमेंट क्यों करवा रहे होते हो? आपको ये कंक्लूड करना है कि कुछ गलत तो है नहीं, मतलब जो फॉरकास्ट आपने बनाया है उसमें ऐसा तो नहीं है कि फॉरकास्ट गलत है, तो उसका वर्डिंग्स भी क्या होता है, जनरली निगेटिवली वर्डेड होता है। ये रिपीटेशन है, बाकी कुछ नहीं, पहले भी पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन एंड सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब देखो ये लॉ का है, बेसिकली लॉ में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, बट ठीक है आपको ये चीज़ पता है, बहुत एविडेंट है कि कभी भी कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड शेयर होल्डर्स आर, मतलब तो शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट एवरीबडी आर सेपरेट लीगल एंटिटी। मैनेजमेंट अपने आप में दूसरी एंटिटी है और जो कंपनी है वो अपने आप में दूसरी एंटिटी है। देयर इज लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर्स एंड द बिजनेस इटसेल्फ। उसके अलावा द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ओनर और इन्वेस्टर टू डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। मतलब कल चल के देखो, आज एक बात बताओ मुझे, आज रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं है, राइट, पर कंपनी बंद हो गई क्या? नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली द ओनर्स कैन डिटैच देमसेल्फ। मतलब आज नहीं है वो, लेकिन कंपनी तो बंद नहीं हुई ना, कंपनी चल रही। कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी चलते रहती है हमेशा, चाहे ओनर्स रहे या ना रहे। प्रमोटर्स कल चल के दे मे नॉट बी अलाइव, बट कंपनी विल कंटिन्यू फॉर एवर, ठीक है। तो ओनर्स डिटैच कर सकते हैं, और क्योंकि कंपनी अपने आप में एक अलग है, सेपरेट बिजनेस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। और उन मैनेजर्स का वापस मतलब घूम फिर के वही बात आती है कि मैनेजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनका ऑडिट होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है देखो स्टुअर्डशिप। अब स्टुअर्डशिप का ना मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ये सब रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल देखो तुम लोग, स्टुअर्डशिप का मतलब क्या है। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये सब मतलब ये लास्ट ही है, इसके बाद में वी आर डन विद द चैप्टर। तो व्हाट डज स्टुअर्डशिप मीन्स? देखो इमेजिन करो आप हो ओनर ऑफ वन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टीज, और आप ना अब्रॉड जा रहे हो घूमने के लिए। आपने एक एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट को बोला जब तक मैं बाहर घूमने जा रही हूँ तब तक मेरे घर का ख्याल तू रखना। और वो एजेंट आपका फ्री में क्यों ही ख्याल रखेगा आपके घर का, ठीक है। तो ही डिमांडेड सर्टन मनी, तो आपने उसको क्या दे दिया, थोड़े बहुत पैसे दे दिए। यू पेड मनी सो दैट द एजेंट टेक्स केयर ऑफ योर हाउस, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट इन द हाउस। तो ये जो ओनर और एजेंट के बीच का रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है गाइस? ये रिश्ता क्या कहलाता है? दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज fiduciary relationship. Fiduciary relationship is a relationship where a person is appointed to take care of your property as in not property exactly, but your resources, so that against certain money, so that he can basically perform the procedures, or maybe just to take good care of your resources and in exchange of certain money. इसको हम क्या कहते हैं? फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, अब देखो ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप में इमेजिन करो ओनर्स की जगह है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स को क्यों अपॉइंट करते हैं? सो दैट द डायरेक्टर्स कैन टेक द केयर ऑफ कंपनी, मतलब बेसिकली हैंडल द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, है ना। और ये डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, और उसके बदले में उनको जो भी सैलरी वगैरह देते हैं वो देते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टर्स आर हैंडलिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड गेटिंग सैलरी इन रिफंड। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। पर ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप में डायरेक्टर्स कौन हो जाते हैं? डायरेक्टर्स आर कॉल्ड एज स्टूवर्ड्स and the owners are called as the principals, and this relationship is called as what? Fiduciary relationship or stewardship. So am I clear till here? चलो अब लास्ट गेट रेडी फॉर द क्विज राउंड। 5 क्विज लेंगे एंड वी विल बी डन विद द चैप्टर। ये आपने लेक्चर देख लिया ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है एक, इट्स एज गुड एज एंटायर लेक्चर। रिविजन लेक्चर कम और फुल टाइम लेक्चर ज़्यादा लग रहा है मुझे। चलो फटाफट, what level of assurance will be provided by the independent auditor's report? Independent auditor report में कौन से टाइप का अश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है? फर्स्ट एब्सोल्यूट, सेकंड रीजनेबल, थर्ड मॉडरेट और फोर्थ लिमिटेड। व्हाट डू यू थिंक? योर एब्सोल्यूटली 7 करोड़ क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस। क्या? रीजनेबल अश्योरेंस। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not one of the 5 elements of assurance engagement? इनमें से
कौन से एक एलिमेंट को, एक चीज को हम एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं कहेंगे? पहला सब्जेक्ट मैटर, दूसरा सूटेबल क्राइटेरिया, तीसरा एश्योरेंस फाइल, चौथा रिटर्न रिपोर्ट। बिल्कुल सही जवाब, एश्योरेंस फाइल इज द करेक्ट आंसर। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एन ऑडिट? Increased credibility of the financial statement, deficiency in control may be identified during the testing, fraud may be detected during the audit, and sampling is used. Obviously, sampling is used is not the benefit of audit, right? Hired में कहीं पे भी sampling word तो use नहीं होता। Next question, अगला पढ़ाव। Which of the following statement is false? The auditor will express an opinion as to whether financial statement gives true and fair view. The auditor must obtain sufficient and appropriate audit evidences to be able to form an audit opinion. If financial statements are found to contain material misstatement, a negative opinion will be given. And last, an auditor may not detect all the frauds and errors. तो देखो obviously देखो third line क्या बोल रही है? If the financial statement are found to contain material misstatement, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो निगेटिव ओपिनियन विल बी गिवन। मैंने क्या बोला था कि ऑडिट में क्या करते हैं हम लोग, कभी भी पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन देते हैं, निगेटिवली वर्डेड ओपिनियन नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाउंड टू कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट अ निगेटिव ऑडिट ओपिनियन विल बी गिवन। नेक्स्ट, लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप? The auditor's report confirms the financial statement are accurate. तो ये तो है ही। Next, an unmodified opinion means the company is going concern. Okay. The auditor tests all the transactions. And last, the auditor can be sued for negligence if they use issue an inappropriate opinion. तो देखो मेरे को तो लग रहा है कि पहला वाला तो है, तीसरा भी है। दूसरा क्या बोलता है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन मीन्स द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। अच्छा, चौथा बोलता है द ऑडिटर कैन इशू, द ऑडिटर कैन बी स्यूड। देखो एक तो पहली बात तो देखो ऑडिटर कैन बी स्यूड वाला जो पॉइंट है ना, ऑडिटर कैन बी स्यूड वाला जो पॉइंट है ना, अगर ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है तो उसको स्यू कर देंगे। ये चीज़ मैंने तुमको कहीं पे भी पढ़ाई है क्या? नहीं। सो ऑब्वियसली फोर्थ वाला तो नहीं है, पहला वाला लग रहा है मुझे, तीसरा भी लग रहा है। तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज तीसरा वाला तो है, तो तीसरा वाला ऑप्शन ए में है, तो ए वाला शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो विद दिस वी एंड विथ एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला चैप्टर। वेल डन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।